नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके लिए एक नया पेपर लेकर आए हैं। सोशोलॉजी का, समाजशास्त्र का, सेकंड ग्रेड का। सबसे पहले जो सेकंड ग्रेड हुई थी 2010 के अंदर, उसमें एसएसटी के पेपर के अंदर सोशोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन पर आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ये लास्ट पेपर है आपका और मैं आपको लगातार 2010 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स करा चुका हूँ। अब आगे जब हम चर्चा करेंगे तो हम सोशोलॉजी की थ्योरी पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे थ्योरी का कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर हम हर एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे पहला समाजशास्त्री था जिसने समाजशास्त्र का मानव समूहों के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया। ये ध्यान रखिएगा। अगस्त काम्टे को आपको पता है प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। आपको पता है समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपको पता है इनके द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण किया गया। विज्ञानों का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया। और कर सकते हैं इनके द्वारा 3 नियम दिए गए। आपको पता होगा धार्मिक, पहले मनुष्य धार्मिक, फिर उसके बाद उसने तात्विक ज्ञान की प्राप्ति करी और उसके बाद उसने प्रत्यक्षवादी ज्ञान की प्राप्ति की। ये सारी की सारी जानकारी किसके द्वारा दी गई? अगस्त काम्टे के द्वारा दी गई। तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब क्या होगा? अगस्त काम्टे, जिन्होंने मानव समाज के अध्ययन के रूप में, मानव समूहों के विज्ञान के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को प्रारंभ किया था। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री। अब ध्यान रखिए, डेफिनेशन की बात आती है तो 2 डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। एक तो सी राइट मिल्स और एक जे.एस. मिल। इसको याद रखिएगा। सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को शिल्प कहा है। ध्यान रखिएगा, शिल्प ने, मिल्स ने शिल्प कहा है। दोनों के अंदर आधा आधा शब्द आ रहा है, इसलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मिल्स ने शिल्प की बात करी है। और जे.एस. मिल आपको पता है इंग्लैंड के समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा है समाजशास्त्र। 2 भाषाओं की अवैध संतान, ये याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैंने दोनों के नाम आपको लिखा दिए। सी राइट मिल्स शिल्प की बात कर रहा है, जे.एस. मिल 2 भाषाओं की बात कर रहा है। एंथोनी गिडिंस की बात करें तो एंथोनी गिडिंस ने, आपको पता है, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उन्होंने कहा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और किस रूप में करता है? कर्मिक रूप से करता है। और कर्मिक रूप से उसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, साथ साथ में उसका कर्मिक रूप से उसकी व्याख्या करने वाला बताया। किसने? एंथोनी गिडिंस ने। किसको? समाजशास्त्र को। और यही परिभाषा आपको पता है अभी 2024 के एग्जाम्स में पूछी गई थी, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात करें बियर स्ट्रीट का, आपको पता है इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। यानी कि इतिहास इसका कैसा है? छोटा है। अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर में एक शब्द याद रखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक अध्ययन करता है। ये याद रखिएगा, व्याख्यात्मक
अध्ययन करता है। तो ये चारों डेफिनेशन आपको जाने। सी राइट मिल्स ने कहा है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है। एंथोनी गिडिंग ने कहा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, कर्मिक रूप से उसकी व्याख्या करता है समाज। रॉबर्ट बीस्टर ने कहा समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। और मैक्स वेबर ने कहा सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करने वाला विषय क्या है, समाज शास्त्र है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है और जिसमें प्रजनन की क्रिया पाई जाती है। अब एक ही शब्द पकड़ लो ना आप, बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। बात किसकी करी इसने, प्रजनन की बात करी। तो प्रजनन इनमें से किस में हो सकता है, सिंपल सी बात है, परिवार में ही होगा। परिवार में क्या हो सकता है, प्रजनन होगा, और किसी में प्रजनन की व्यवस्था नहीं है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। फिर भी चीज याद रखिएगा, समुदाय की बात करें तो समुदाय का एक तो ध्यान रखिएगा, समुदाय कम्युनिटी निश्चित क्षेत्र होता है। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा समूह के रूप में इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। पहली चीज। समिति की बात करें तो कमेटी है, विशेष उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है। पहली चीज ध्यान रखिए, विशेष उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा बात है। ठीक है, कई बार एग्जाम से में पूछ लिया जाता है। और इसकी प्रकृति स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती है। ठीक है, बात करें समाज की तो समाज के बारे में विस्तृत बात करते हैं। समाज अमूर्त होता है, समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। समाज मानव के अलावा भी, मानव का क्या हो सकता है, इसके अलावा भी समाज हो सकता है। और समाज में कई समुदाय भी हो सकते हैं, समाज में कई समुदाय भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, परिवार। सिंपल प्रश्न था। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी रचना कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। कार्ल मार्क्स के बारे में कई सारी बता चुका हूँ। जर्मन आइडियोलॉजी मैंने आपको बता दी था, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कैपिटल दास कैपिटल, ये याद रखिएगा, दास कैपिटल इनके द्वारा लिखी गई थी। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इन्होंने लिखी, जर्मन आइडियोलॉजी इनके द्वारा लिखी, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इनके द्वारा नहीं लिखी गई, इसको याद रखिएगा। फिर ये किसके द्वारा लिखी गई, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं जर्मनी के, जिनका नाम है मैक्स वेबर, उसको याद रखिएगा। मैक्स वेबर के द्वारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आपको पता ही है, शक्ति, सत्ता, सोशल एक्शन, नौकरशाही जैसी सारी जानकारियां किसकी है, मैक्स वेबर के द्वारा दी गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार, अब दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक समाज में पाए जाने वाले कानून हैं। अब दुर्खिम ने 2 प्रकार के समाज बताए, आपको पता है, एक यांत्रिक और एक सावयव समाज। ये यांत्रिक समाज को प्राचीन समाज कहा जा सकता है और इसको आधुनिक कहा जा सकता है। अब इस प्राचीन जो समाज था उसमें कानून कौन से होते थे, तो उसमें दमनकारी कानून पाए जाते थे और इसके अंदर प्रतिकारी कानून पाए जाते थे। पहली तो ये चीज याद रखनी है आपको, प्रतिकारी कानून। अब दमनकारी कानून क्या होते हैं उसको समझ लीजिएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो जो इस व्यक्ति ने अपराध किया है ये माना जाएगा वो अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि वो पूरे के पूरे समाज के विरुद्ध है। और जब पूरे समाज के विरुद्ध है तो पूरे समाज के द्वारा उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, पूरे समाज के विरुद्ध उसको माना जाएगा। प्रतिकारी कानून में क्या होगा, व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वो अपराध उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति के विरुद्ध ही माना जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं सुधार की
संभावना रहेगी। ये दोनों में अंतर। यहाँ पर अपराध समाज के विरुद्ध और यहाँ में अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध माना जाएगा, यही इसका अंतर है। तो ध्यान रखिएगा, यांत्रिक समाज में पाए जाने वाला कैसा कानून होगा? दमनकारी कानून होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अंदर पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण है। उन्होंने भारतीय परंपरा के अंदर जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा भारतीयवादी जो लोग हैं उनका जो दृष्टिकोण है वो भाग्यवादी दृष्टिकोण है, वो सब कुछ भाग्य पर निर्भर मानते हैं। तो उन्होंने कहा भाग्य पर निर्भर होने का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा सब कुछ धार्मिक रूप से मानते हैं। ईश्वर ने किया, ईश्वर की इच्छा थी, ये नहीं हुआ ईश्वर की इच्छा के बिना, ये हुआ तो ईश्वर की इच्छा से हुआ। तो संपूर्ण सारी चीज को भाग्य के ऊपर निर्भर माना जाता है। तो पूंजीवाद के विकास के भारत में, जो पूंजीवाद के विकास का जो कारण नहीं है, जिसके कारण भारत में पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ, उसका कारण है भाग्यवादी दृष्टिकोण यानी धार्मिक। ये जो धर्म है, ये धर्म ने विकास का मुख्य कारण, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन सुरक्षा प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। भोजन सुरक्षा और प्रजनन, भोजन सुरक्षा और प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जा सकती है? संस्था के द्वारा की जा सकती है, समिति के द्वारा की जा सकती है, समाज के द्वारा की जा सकती है, या समूह के द्वारा की जा सकती है? बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है? तो प्रजनन, भोजन सुरक्षा, संस्था का प्रजनन से, समिति का प्रजनन से कोई लेना देना नहीं है। समाज ही इसका आंसर है। समाज ही क्या करेगा? प्रजनन को मान्यता देगा, समाज ही भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और समाज ही आपकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा, और समाज ही आपकी अन्य आवश्यकताओं की क्या करेगा? पूर्ति करेगा। ये सारी विशेषताएं कौन पूरी करेगा? समाज पूरी करेगा, ना कि संस्था, ना कि समिति, ना कि समूह। तो इसका आंसर क्या होगा? समाज। ध्यान रखिएगा, अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया। सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना, अधिकारियों में होने वाला परिवर्तन एक सामाजिक परिवर्तन है। ये परिभाषा किसने दी? ये एक डेफिनेशन आ गई, आपको पता होगा। और इसमें कहा गया संरचना, समझ में आ गया? संरचना का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। संरचना की जब भी बात आए तो एक शब्द याद रखिएगा, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने कहा कि संरचना एवं उनके कार्यों में, संरचना और कार्यों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। ये याद रखिएगा। किसी भी सामाजिक संगठन की संरचना में और उसके कार्यों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई। ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र विस्तृत तथ्यों में समस्याओं का निदान करता है। ये समाजशास्त्री किसके विचार है? ये फिर एक परिभाषा आ गई, फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको डेफिनेशंस याद करनी ही पड़ेगी, उनके कीवर्ड कुछ याद करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर सीधा सा है राधा कमल मुखर्जी। लेकिन राधा कमल मुखर्जी के बारे में एक दो चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन वर्किंग क्लास। एक चीज़ तो ये याद रखिएगा। दूसरा, इन्होंने सामाजिक मूल्य का अध्ययन किया था, सोशल वैल्यू की, सामाजिक मूल्य का अध्ययन, ये याद रखिएगा एक इनके द्वारा। और सामाजिक मूल्यों में इन्होंने दो प्रकार के मूल्य बताए थे, एक साधन मूल्य और दूसरा साधन मूल्य, साध्य मूल्य। ये याद रखिएगा। और राधा कमल मुखर्जी का संबंध आपको पता ही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से था, यूनिवर्सिटी से था। और ये भारत के प्रथम
समाजशास्त्री भी माने जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये कुछ चीज़ें आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मैं हट गया इधर से, इसको भी याद रखें, किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सिंपल प्रश्न, मैंने कहा था हर एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न आपके बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या हैं? पुरुषार्थ हैं 4। कितने? 4, जिसमें से धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों क्या हैं? आपको पता होगा कि तीनों के तीनों साधन हैं, जबकि मोक्ष क्या है आपको पता होगा, साध्य है, अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। ये चीज़ें आपको साधारण सी याद रखें। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारे क्या हैं? पुरुषार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजित व सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी देर बाद इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नियोजित और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं हुआ अब तक, हो सकता है किसी एग्जाम्स में रिपीट हो, तो ध्यान रखिएगा। नियोजित प्लान रूप से, और जिसमें सामाजिक मूल्यों के अनुरूप जो परिवर्तन होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं भी आता था तब भी आप इसका जवाब दे सकते थे कि एक ही व्यवस्था है, विकास। क्योंकि विकास हमेशा कैसा होता है? सकारात्मक होता है। पहली चीज, विकास हमेशा कैसा होता है? मूल्यों के सापेक्ष होता है। विकास हमेशा कैसा होता है? नियोजित होता है। और हर किसी को क्या चाहिए होता है? विकास चाहिए होता है। तो नियोजित और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप, मूल्य सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अच्छा, विकास, एक दो चीज़ें और याद रखिएगा। विकास की अवधारणा सोशियोलॉजी में किसके द्वारा दी गई? होबहाउस के द्वारा दी गई, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें 2-3 फैक्ट और हैं, वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई देरों बाद इस तरह का नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। प्रगति की बात करें तो प्रगति भी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी मूल्य सापेक्ष होता है, और इसमें भी अच्छाई के लिए परिवर्तन होता है। अच्छाई हेतु ही जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, उसे ही क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं। और ये अवधारणा यहां पर ध्यान रखना, ओकबर्न और नीमकोफ के द्वारा दी गई। ये आपकी प्रगति हो गई, ये आपका विकास हो गया। और भी चर्चा अगर करना चाहते हो तो कर लो। उद्विकास की चर्चा कर सकते हो। उद्विकास के बारे में ध्यान रखिएगा। उद्विकास, क्रमिक रूप से विकास हुआ, क्रमिक रूप से विकास को उद्विकास कहते हैं, लगातार। ठीक है, और ये देने वाले भी कौन थे आपको पता है? हर्बर्ट स्पेंसर। ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक परिवर्तन है, ये मूल्य सापेक्ष ना होकर मूल्य निरपेक्ष होता है। अब एक और बचा है, उसको थोड़ा सा और पढ़ लो अगर पढ़ना चाहते हो। क्रांति। क्रांति आपको पता है, क्रांति क्या होगी? अचानक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन। और जो भी व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में परिवर्तन करना ही, एकाएक परिवर्तन करना ही क्या कहलाएगा? क्रांति कहलाता है। इसको याद रखिएगा। और ये अवधारणा फेयरचाइल्ड के द्वारा दी गई। बस, ये एक नया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा और डिटेल से डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पिछले जितने भी हमने पेपर देखे हैं उसमें देखने को नहीं मिला। तो एक नया और अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? आपको पता होगा आयोग की बात करी गई है। तो दो आयोग आपको याद रखने हैं, काका कालेलकर और मंडल आयोग। दोनों का संबंध किससे है? ओबीसी से है, अन्य पिछड़े वर्ग से। इसके आधार पर ही आपको पता है ओबीसी को 21% क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन आपको पता है मोरारजी देसाई ने, किसने? मोरारजी देसाई ने इसका गठन किया था 78 में, इसको याद रखिएगा। काका कालेलकर की बात करें, सबसे पहले आज़ादी के बाद कोई आयोग ओबीसी का गठन किया गया था, वो यही आयोग था। 1953 में इसको गठन किया गया और 1955 में इसने अपनी क्या दी थी? रिपोर्ट दी थी। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई, इतना आपको याद रखिएगा। अभी एक आयोग 2018-19 में और बनाया गया था, उसको भी ध्यान रखिएगा, रोहिणी कमीशन। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। रोहिणी कमीशन का संबंध किससे? तो इसका भी संबंध किससे? ओबीसी से। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, संविधान की बात करें तो आर्टिकल 340 में बात की गई, और आपको पता है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इस गवर्नमेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स दे दी गई हैं, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 102वां संविधान संशोधन किया गया था 2018 में, और ओबीसी को संवैधानिक दर्जे के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको इसकी पता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले पढ़ चुके थे अपने, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि क्या हो सकता है। सदस्यता खुली होती है, हो सकती है क्या? नहीं। श्रेणियों का अभाव होता है, आप बताएं मुझे। सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, बिल्कुल जन्म से निर्धारित होती है। व्यवसायिक गतिशीलता होती है, नहीं साहब। सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, श्रेणियां होती हैं इसमें, और खुली की जगह एक तरीके से क्या है, ये बंद है। श्रेणियां होती हैं, उन्होंने का अभाव होता, अभाव नहीं, श्रेणियां होती हैं, ऊपर से नीचे संस्तरण हायरार्की इनमें पाई जाती है, जन्म पर आधारित होती है, बिल्कुल व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जाति की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सकते हैं, क्या कहलाता है? आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण के स्तर को पूरा कर सकते हैं, गरीबी कहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सकते हैं। पूरा करने का क्या कहेंगे? गरीब कैसे कहेंगे? गरीबी की रेखा कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं? एक लाइन कह सकते हैं, मार्जिनल लाइन कह सकते हैं, गरीबी की रेखा कह सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और एक आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा डेविड इलेस के द्वारा दी गई, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन व्यक्तियों में HIV वायरस संक्रमण फैलने का खतरा होता है उन्हें एक समूह कहा जाता है। सिंपल प्रश्न, संक्रमित समूह, एड्स समूह, खतरनाक समूह या जोखिमपूर्ण समूह। जिन व्यक्तियों में HIV वायरस संक्रमण फैलने का खतरा होता है, तो खतरा होता है जिन व्यक्तियों में HIV वायरस के संक्रमण फैलने का, जिनमें फैल सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। फैल सकता है, संक्रमित होगा नहीं, एड्स होगा नहीं, खतरनाक होगा नहीं, जोखिमपूर्ण हो सकता है, फैलने का खतरा होता है। खतरा होता है, ध्यान रखिएगा, फैला हुआ नहीं है, उनमें संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। तो संक्रमित तो फैल चुका है,
एड्स जिसमें संक्रमण है ही खतरनाक समूह और ज़्यादा जोखिमपूर्ण समूह हो सकता है जिसमें संक्रमण फैलने का। तो इस प्रश्न को अगर आप पढ़ते तो अपने आप इसका आंसर निकल जाता। वो कह रहा है संक्रमण फैलने का खतरा होता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा जोखिमपूर्ण समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत मादक पदार्थों के व्यसन से समाजशास्त्रीय सिद्धांत है? बिल्कुल बता चुका हूँ और ये पुराने क्वेश्चंस में दोबारा से आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ नए क्वेश्चन थे 1 से 2, वो मैंने आपको जरूर इस पेपर में बताया। विभिन्न संपर्क सिद्धांत, व्यक्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत या क्षीण सेवा का सिद्धांत। तो मादक पदार्थ, जब मादक पदार्थों के व्यसन की बात करेंगे तो जब व्यक्ति विभिन्न लोगों के क्या आएगा, संपर्क में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं मादक पदार्थ का क्या करेगा, सेवन कर सकता है। इसलिए तो घर वाले क्या कहते हैं, आपको पता ही है कि अपनी जो संगत है, जिसमें आप रहते हो, जिस ग्रुप में आप रहते हो, वो ग्रुप ही जैसा होगा, जैसी संगत होगी वैसे ही उसके क्रियाकलाप होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने आसपास अपना एनवायरनमेंट, अपना फ्रेंड सर्किल, अपनी संगत, अपना ग्रुप क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे आपकी मानसिकता पर अच्छा, आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन था, पेपर था 2010 का, सेकंड ग्रेड का, ये लास्ट पेपर था। अब आपके लगभग 2010 से और 2024 तक के सारे कंप्लीट पेपर करा चुका हूँ मैं। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 वीडियो में आपके MCQ के बना चुका हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी की। एक एक टॉपिक पर थ्योरी करेंगे और जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उनका हर टॉपिक वाइज उनका क्या करेंगे, MCQ करेंगे। कोशिश करेंगे अपने कि 18 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएं, सही हो जाएं। ठीक है, इन्हीं कोशिशों के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।